मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। सोहन इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार आपको जीएस और जीके की प्रैक्टिस लगातार दी जा रही है। उसी के क्रम में एक और प्रैक्टिस जो है आपको लगातार दिया जा रहा है। आप लगातार क्लास में बने रहें, आप आने वाली परीक्षा तक बेहतर कर पाएंगे। यदि आप सुपर टेट, सी टेट या यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देर न करते हुए आइए सीधा क्लास को शुरू करते हैं। और पहला ही प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। देखिए, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है आप सब अपने मित्रों तक शेयर करें। निम्न में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया? आगरा, दिल्ली, सिकंदराबाद या फिर फतेहपुर सीकरी। निम्न में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया? क्या आगरा में, दिल्ली में, सिकंदराबाद में या फिर फतेहपुर सीकरी में? तो देखिए, अकबर ने इबादत खाने का जो निर्माण कराया वह फतेहपुर सीकरी में करवाया। अकबर ने जो इबादत खाने का निर्माण करवाया वह फतेहपुर सीकरी में करवाया। इसके अलावा दीन-ए इलाही भी जो है अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था किस क्षेत्रों में लागू की गई। देखिए, यदि क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कोई आपका सुझाव है तो कमेंट में बताएं। यदि कोई शिकायत है तो भी आप जो है कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था किस क्षेत्रों में लागू की गई? संपूर्ण भारत में, देश के उत्तरी भाग में या फिर पंजाब को छोड़कर देश के उत्तरी क्षेत्र में? ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाल या फिर बिहार और बनारस में। प्रश्न पूछ रहा है कि अस्थायी भूमि व्यवस्था किस क्षेत्रों में लागू की गई? संपूर्ण भारत में, देश के उत्तरी भाग में या फिर पंजाब को छोड़कर देश के उत्तरी क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी, बंगाल, बिहार और बनारस में। देखिए, जो अस्थायी भूमि की जो व्यवस्था है वो बंगाल, बिहार और बनारस में जो है लागू की गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस शासक के काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? निम्न में से किस शासक के काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? देखिए, ब्लैक होल की जो घटना है वो 17 जून 1756 में जो है घटित हुई थी। सबसे पहले तो आप इसे जानते रहें कि जो ब्लैक होल की घटना है 17 जून 1756 ईस्वी में घटित हुई थी। फिलहाल आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस शासक के काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम? देखिए, जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब था और मीर जाफ़र ने जो है गद्दारी की थी, जबकि मीर कासिम जो है सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल का नवाब बना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला। निम्न में से किस शासक के काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम कौन यूरोपवासी भारत आए? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फिर फ्रेंच? निम्न में से सर्वप्रथम कौन यूरोपवासी भारत आए? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फिर फ्रेंच? इन चारों विकल्पों में देखें तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न। सैंधो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? सैंधो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि क्या इसकी खोज हड़प्पा में हुई थी?
हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी, हड़प्पा सैंधो नगरों में सबसे बड़ा नगर था। ऑप्शन डी, इस सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ था। कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए, इसकी खोज हड़प्पा में हुई थी। ऑप्शन बी, हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी, हड़प्पा सैंधो नगरों में सबसे बड़ा नगर था। या ऑप्शन डी, इस सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा से हुआ था। तो देखिए, जो सैंधो सभ्यता को जो जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो है इसकी खोज जो है वो हड़प्पा में हुई थी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसकी खोज हड़प्पा में हुई थी। और आप ये भी जानते रहिए कि मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार जो है के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी? क्या 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 9 दिसंबर 1946 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। और इसके जो अस्थाई जो है अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि दूसरी बैठक जो है ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थाई अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि 13 दिसंबर 1946 को पुनः जो है इसकी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, जिसके जो है प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसे ही संविधान में उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक में ही उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जिसे ही संविधान में उसे उद्देशिका के रूप में जोड़ दिया गया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9 दिसंबर 1946 को। भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 65? देखिए, अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 57 में जो है भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का जो है उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या फिर इनमें से कोई नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होगा? ऑप्शन आपके हैं। ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर जो है अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? क्या अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 249 या फिर अनुच्छेद 280? कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी एटॉमिक जनरल का जो है उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 249 में जो है ऐसा कहा गया है कि यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे
जिसका कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्य सांसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। प्रश्न पूछ रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। 1972, 1973, 1980 या फिर 1992 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। 1972, 1973, 1980 या फिर 1992। देखिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जबकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर दिवस, जबकि 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कई लोग इस प्रश्न में जो है कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जबकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, जबकि 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रैक्टिस आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। आज के लिए सिर्फ 10 ही प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रखे गए थे। आप लगातार सोहन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। तो क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।